नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके कोई भी एग्जाम, मैं हमेशा यही बात कहता हूं क्योंकि मैं एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो लाता हूं और इम्पोर्टेंट वीडियो भी, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलता है। अब आप एक प्रश्न मिलता है इसका मतलब ये नहीं एक प्रश्न कम हो गया, बहुत हो गया एक प्रश्न अगर एक वीडियो से आपको मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो जल यानी कि वाटर हमारा आज का वीडियो है फ्रेंड्स। चाहे हमारा यूपी टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट में चाहे इन्वायरमेंट यानी कि पेपर फर्स्ट इन्वायरमेंट सेक्शन में जल हो या कि पेपर सेकेंड जो हमारा साइंस पोर्शन में जल टॉपिक हो, सीटेट में हो, वो यहां से हमारे क्लियर होगा। और इस वीडियो में मैंने वो सारे के सारे टॉपिक यानी कि सारे के सारे पॉइंट को समेटना चाहा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहां से प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर यानी कि जो हमारा टॉपिक है जल। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा है 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या होता है फ्रेंड्स, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा 2020 का जो जल दिवस है उसकी जो थीम रही है वो थी जल एवं जलवायु परिवर्तन। फ्रेंड्स, यहां से भी एक प्रश्न ही बनता है, ये प्रश्न बना भी है, एग्जाम में आया भी है कि जल क्या है। तो फ्रेंड्स, जल एक यौगिक है। आप कहोगे यौगिक क्यों है, मिश्रण है या यौगिक? दो पॉइंट आते हैं कि कोई भी विलयन कैसा होता है, या तो मिश्रण होगा या फिर यौगिक होगा। फ्रेंड, जल यौगिक क्यों है? क्योंकि यौगिक वे होते हैं जो दो यानी कि दो या दो से अधिक एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं तो वो यौगिक के रूप में होते हैं। और जब जो बिना किसी भी मात्रा में मिला दिए जाते वो क्या होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अब देखो यहां पर फ्रेंड्स, बात करते हैं जल के अणुसूत्र की। तो फ्रेंड, जल का अणुसूत्र क्या होता है? फ्रेंड, जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। अब देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। अब यहां पर जो बात आई थी यौगिक की, यानी कि निश्चित अनुपात में मिले हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे निश्चित अनुपात में मिले होने के कारण ये यौगिक है। तो देखो, दो अणु किसके मिले हैं, हाइड्रोजन के मिले हैं, और एक अणु किसका मिला है, ऑक्सीजन का मिला है, और दोनों ये मिलकर क्या बन गए, H2O, यानी कि जल का निर्माण हुआ। अब फ्रेंड्स, बात करें कि जो जल है वो हमारा कैसा पदार्थ है, तो हम कह सकते हैं कि जो जल है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और फ्रेंड्स पारदर्शी द्रव है, क्योंकि इसमें कोई भी रंग नहीं होता। जिस रंग में मिला दो उसी रंग का हो जाता है, जिस गंध में मिला दो उसी गंध का हो जाता है, और पारदर्शी है क्योंकि इसके मार पार आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम बात करें क्वथनांक होता क्या है, यानी कि वह बिंदु जिस पर जल उबलना प्रारंभ हो जाता है वो क्या होता है, क्वथन बिंदु होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि यहां से भाप बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बात करते हैं हिमांक, यानी कि जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक क्या होता है, वह बिंदु होता है जहां जिस बिंदु पर जल बर्फ में बदलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बर्फ में बदल जाता है, वो क्या होता है, हिमांक बिंदु, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम बात करें फ्रेंड्स, अगर जब जो हमारा जल है वो बर्फ में बदलता है, जब जो जल है बर्फ में बदल रहा है, तब फ्रेंड्स बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है जल के घनत्व से। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम की प्रश्न की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जब जल बर्फ में बदलता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, ये पूछ लेते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि बर्फ में बदलने पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाएगा। बात करते हैं जल विलायक है चीनी विलय। यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इस बिंदु को रखा। कैसे, देखो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा ना घर पे जब कोई मेहमान आता है या आपको गर्मी में शरबत बनाते हो ना, तो पानी में चीनी डालते हो और चीनी को खूब ऐसे मतलब घुमाते हो, गोल गोल घुमाते हो ना चम्मच से, फिर देखते हो थोड़ी देर बाद चीनी गायब हो जाती है। क्या जादू हुआ चीनी में कि चीनी गायब हो गई? तो गायब नहीं हुई तो गई कहां, और घुल गई तो कैसे घुल गई?
तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा द्रव की, तो उसमें बताऊंगा कि उस जो अणु होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान रह जाता है, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, यानी कि अंतर आणविक स्थान। वहां पर वो भी जल में भी होता है। तो जो चीनी के अणु होते हैं, वो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एडजस्ट हो जाते हैं और चीनी हमें दिखाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स वही है कि जो जल है विलायक है, जिसमें वो चीजें क्या हुई, बिल्कुल घुल गई, मिल गई। और चीनी ब्ले है। ब्ले मानी क्या है, जो पदार्थ किसी चीज में आसानी से घुल जाए वो होता है ब्ले, और जिसमें घुले वो होता है विलायक। यानी जो घुले ब्ले और जिसमें घुले वो विलायक। ठीक है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जल जीवधारियों का मूल घटक है। बिल्कुल, जल जीवधारियों का मूल घटक है। क्यों मूल घटक है? आपको पता है हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ ही दिन हम जल के बिना जीवित रह सकते हैं, उसके बाद हमारा प्राणांत निश्चित है। तो इसलिए जल जीवधारी के लिए इतना आवश्यक है, जिस प्रकार वायु आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जल भी आवश्यक है। फ्रेंड्स अब हम बात करें कि जो हमारी बॉडी होती है फ्रेंड्स, हर एक जीवधारी के अंदर उसके भार के अनुसार जल उपस्थित होता है। देखिए जो मनुष्य है, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे भार के अनुसार 70% तक जल उपस्थित होता है। वहीं अगर वृक्ष यानी कि पेड़ पौधों की बात की जाए तो फ्रेंड्स उनमें उनके भार के अनुसार 60% भाग जल होता है। और फ्रेंड्स हाथी की बात की जाए तो उसके भार के 80% जल उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई जीवधारियों के मूल जो घटक है, जल कितना उसमें उपस्थित रहता है। यहां से प्रश्न बन जाता है। हाथी और मनुष्य का अक्सर पूछ लिया जाता है कि कितने % बॉडी में जल उपस्थित होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं जल का खारापन। आप लोग कहते हैं ना समुद्री जल बहुत खारा होता है। क्यों खारा होता है? आप कहते हो उसमें नमक मिला हुआ होता है, कि उसमें गए ट्रक से नमक लौट दिया, खारा हो गया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो फ्रेंड्स, खारापन जो होता है उसमें उपस्थित जो लवण होते हैं उनके कारण वो जल खारा होता है। अगर देखिए फ्रेंड्स कि जो समुद्री जल होता है उसके 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण होता है, और नदी के जल में यानी कि 1 लीटर नदी का जल लिया जाए तो उसमें फ्रेंड्स 2 से 3 ग्राम लवण होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि समुद्री जल में अधिक लवण है, इसके कारण जो समुद्री जल होता है वो बहुत ज्यादा खारा होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट, जल फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है। अब कैसे 2 प्रकार का होता है? आपने कभी कभी देखा है ना कि बाल्टी आप पानी की लेते हो और कभी कभी देखते हो कि साबुन कभी बहुत अच्छे झाग देता है, बहुत अच्छा मजा आता है कि झाग ही झाग हो जाते हैं बाल्टी में। और कभी कभी होता है आप बहुत सारा साबुन यूज कर लेते हो, बहुत सारा साबुन डालते हो, फिर भी झाग नहीं आते। तो फ्रेंड्स वो जल है ना 2 प्रकार का था। आपने कभी गैस किया होगा 2 प्रकार का जल हुआ। कैसे 2 प्रकार का हुआ? फ्रेंड्स जो जल यानी कि जिसमें साबुन ने बहुत सारे झाग दिए थे वो हमारा कहलाया मृदु जल, यानी कि साबुन के साथ बहुत मतलब अच्छे से झाग देता है। और जिस जल ने साबुन के साथ झाग नहीं दिए या कम झाग दिए फ्रेंड्स वो होता है कठोर जल। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जल की कठोरता। अभी बात करते हैं, हम इस कठोर जल के बारे में पता किया था कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं जल की कठोरता क्यों होती है, क्या कारण है कि जल कठोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले होने से जल में कठोरता होती है, यानी कि जल कठोर होता है। अब कठोर का मतलब नहीं पकड़ा नहीं जा रहा है, मतलब उसका एक गुण होता है जल की कठोरता। और फ्रेंड जो कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिनमें एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। दोनों ही कठोरता है, एक स्थायी है और दूसरी अस्थायी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इस जो अस्थायी कठोरता है वो क्यों होती है, ठीक है ना। अब देखो अस्थायी जो कठोरता होती है वो फ्रेंड्स जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, के घुले होने के कारण अगर जल में ये दोनों लवण घुले हैं तो जल की कठोरता कैसी होगी? अस्थायी कठोरता होगी, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अब इस कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स इस कठोरता को दूर किए जाने के कई उपाय हैं, लेकिन यहां पर जो एग्जाम की दृष्टि से आपसे जो पूछे जाते हैं वो फ्रेंड्स उपाय है आपका एक है उबालकर। उबालकर कैसे दूर होती है? जब फ्रेंड्स इसको उबाला जाता है जल को, तो क्या होता है, उबालने पर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लवण है वो क्या होता है, अविलेय लवण यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल अलग हो जाता है, यानी कि वो अविलेय लवण हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है, वो नॉर्मल जल होता है। दूसरा, चूना मिलाकर। फ्रेंड्स इस विधि को क्लार्क विधि भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में यही विधि पूछी जाती है, क्लार्क विधि। तो फ्रेंड्स जो क्लार्क विधि में क्या होता है, उस जल में हम चूने की थोड़ी सी मात्रा CaOH का होल ट्वाइस मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि वही जो हमारी कठोरता होती है, कठोरता वाले लवण जो होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, ये अविलेय अणु में अविलेय लवण में कन्वर्ट हो जाता है और क्या होता है, इसके बाद में इसे छान लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और बाकी शेष जल को प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट हमारा है कि स्थायी कठोरता। अब स्थायी कठोरता क्या होती है? अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, अस्थायी कठोरता के बारे में पढ़ा, अब हम स्थायी कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखो स्थायी कठोरता क्या होती है कि जल में कैल्शियम क्लोराइड यानी कि आपका CaCl2, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के लवण घुले होने के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। अब फ्रेंड्स बात की जाए कि इस स्थायी कठोरता को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स स्थायी कठोरता को हम दो विधियों द्वारा दूर कर सकते हैं। एक तो विधि है धावन सोडा विधि, यानी कि धावन सोडा विधि द्वारा हम स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरी आती है परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। ये वाली विधि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि जियोलाइट विधि का प्रयोग हम किस जल की मतलब कठोरता दूर करने में प्रयोग करते हैं, स्थायी, अस्थायी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अब पता रहेगा कि स्थायी कठोरता दूर करने में। और परम्यूटेड विधि को जियोलाइट विधि भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है वो Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O, ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है। अब फ्रेंड्स बात की जाए नेक्स्ट कि जल के स्रोत। अब आप बात करें जल के स्रोत, तो बहुत सारे स्रोत हैं जहां से हमें जल प्राप्त हो जाए, समझो जल का स्रोत है। टंकी भी जल का स्रोत है, तालाब भी जल का स्रोत है ना, हैंडपंप भी जल का स्रोत है, झील भी जल का स्रोत है, नदी भी जल का स्रोत है। लेकिन हम फ्रेंड्स उन दो पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो पहला ये आता है कि जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो फ्रेंड्स जल का मुख्य स्रोत की बात होगी तो वर्षा का जल का मुख्य स्रोत है। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि समुद्र पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ये याद रखिएगा। मुख्य स्रोत हो तो जल, वर्षा का जल, और ये पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा, तो वहां पर समुद्र होगा, ठीक है। अब हमारा है कि जल प्रदूषण। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है, कि जल में जब हम बहुत सारी गंदगियां मिलाते हैं, फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट होता है वो प्रवाहित करते हैं, जीव जंतुओं को नहलाते हैं, और नदियों में हम बहुत सारी चीजें विसर्जित कर देते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर जल प्रदूषण संबंधी दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जल में कैडमियम की मात्रा घुले होने से कौन से रोग की संभावना होती है, कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है इकाई रोग, मतलब इटाई रोग होता है जो जल में कैडमियम की मात्रा घुले होने से होता है, इटाई। नेक्स्ट होता है कि हमारा जल में आर्सेनिक घुले होने से, यानी जल में जब आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा घुली हो और हम उसे बहुत दिनों तक लगातार उसका प्रयोग करते रहे, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स शब्दावली हैं, यानी कि कुछ फुल फॉर्म टाइप की आपकी एग्जाम में पूछी गई हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन पे हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले DO, इसको बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्या होती है डिसॉल्व ऑक्सीजन? यानी कि जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, यानी कि पानी में भी जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो मात्रा होती है वो DO यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। आपको बता दूं, अगर ये मात्रा
0.8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए जल में, तो समझो वो जल प्रदूषित होने लगा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आती है बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैवीय पदार्थ, यानी कि जो जैवीय पदार्थ होते हैं जल में, जलीय पदार्थ, उनमें जैव रासायनिक के लिए जो आवश्यक जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां से एक प्रश्न और बना था जो एग्जाम में आया था, BOD5 पूरी फॉर्म। तो फ्रेंड्स उसकी फुल फॉर्म थी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक है ना फ्रेंड्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जहां पर बीओडी उच्च होगा वहां पे समझो डीओ निम्न होगा। ठीक है ना, बीओडी ज्यादा होगा तो डीओ निम्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जो जलीय पदार्थ होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी कहलाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? जो जल होता है, प्रदूषित जल होता है, उसमें एक जीवाणु होते हैं ई कोलाई जीवाणु होता है, उनकी संख्या पता करने के लिए हम एमपीएन परीक्षण करते हैं। यानी कि जो एमपीएन परीक्षण, जो प्रदूषित जल होगा उसमें एमपीएन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी। अब देखिए जो जल प्रदूषण मतलब जल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि ये प्रश्न आते रहते हैं, तो फ्रेंड्स इस पर एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला हमारा है कि BOD5 जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी फुल फॉर्म होगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डेज। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने 1985 में तरुण भारत संघ की स्थापना अलवर में की थी। नेक्स्ट भीम संघ जल संरक्षण कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है? कर्नाटक में चलाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब चलाया गया वहां पर। नेक्स्ट है पानी पंचायत किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स जो पानी पंचायत है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यमुना कार्य योजना कब लागू की गई? तो फ्रेंड्स यमुना कार्य योजना 1993 में लागू की गई। नेक्स्ट वायु की अधिक गति में जो बाष्पीकरण होता है वो भी अधिक होता है। यही कारण होता है कि जब हम पंखे के सामने बैठते हैं तो हमें ठंडी ठंडी हवा का अनुभव होता है। तो वही कारण है कि वायु की अधिक गति के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा वाष्पीकरण कहां होता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है वो भूमध्य रेखा के पास में होता है। नेक्स्ट संघनन कम ताप पर अधिक और अधिक ताप पर कम होता है। इन पॉइंटों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जल उपकर अधिनियम 1977 में बना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नीरू और मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अखारी पानी संसद राजस्थान की हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये वीडियो जिसमें मैंने उन सारे पॉइंटों का संकलन इस अकेली एक वीडियो में किया जहां से आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। वैसे तो जल चैप्टर इतना बड़ा है कि कई इस पर वीडियो बन सकती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वही बात है कि हम कम समय में अच्छा मैटर, परीक्षा के उपयोगी मैटर जहां से भी मिल जाए वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब हम रिवीजन करने पे आते हैं तो हम पता चलता है कि एक एक कॉपी का रिवीजन हम नहीं कर सकते पूरी, तो हमें कुछ जो सिलेक्टेड चीजें होती हैं उन्हीं का रिवीजन करते हैं जो एग्जाम में हमारी हेल्प करें। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा बनाने का उद्देश्य उन्हीं पॉइंटों पे ज्यादा फोकस किया जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, वरना जल में बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।